हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। वेरी गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अब प्रीवियस ईयर पेपर का सेगमेंट, मॉक टेस्ट का सेगमेंट, दोनों ही लेकर के एक बार फिर से आपके साथ मैं आपके इंग्लिश का एजुकेटर, मेरा नाम है पीयूष सिंह और डिस्कशन करने वाला हूं आपसे एसएससी सीजीएल के ऊपर। ठीक है ना। सीजीएल 2024 को टारगेट किया इस बार हम लोगों ने, और जो भी स्टूडेंट्स हमारे तैयारी में जुटे हैं उनकी तैयारी को एक अंतिम रूप देने के लिए जुड़ा हूं मैं आपके साथ। तो आज भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर पेपर वो डिस्कस करूंगा आपके साथ। 25 क्वेश्चंस सीजीएल लेवल के आएंगे आपके सामने, आंसर आप बताओगे, डिस्कशन करेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। उनमें लगने वाली कोई ट्रिक अगर है तो उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। बस सेशन में साथ बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा अंत तक, लास्ट क्वेश्चन तक। हार नहीं माननी है और मेरे से पहले आपको अपना आंसर करना है। ठीक है ना। तो चलिए फटाफट शुरू कर लेते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ये सबसे लेटेस्ट जो 2023 में अभी पेपर हुआ है उसी के शिफ्ट वाइज हम लोग पेपर डिस्कशन कर रहे हैं। और आज जो पेपर आपके सामने आ रहा है वो अगेन 14 जुलाई को हुआ था। ये शिफ्ट थर्ड की टाइमिंग है। शिफ्ट थर्ड का पेपर, 4 शिफ्ट्स होती हैं, थर्ड शिफ्ट का पेपर आपसे अभी डिस्कशन करने जा रहा हूं। बस ये ध्यान रखिएगा रूल क्या लग रहा है, टॉपिक कौन सा चल रहा है उनको नोटिस करिएगा, नोटिफिकेशन क्वेश्चन में क्या चीज पूछी गई है उसको टारगेट करिएगा। वो करते हुए अपना आंसर, एक्सप्लेनेशन, कोई ट्रिक, कोई एलिमिनेशन का प्रोसेस, कुछ वर्ड्स को याद रखने के लिए अगर कुछ तरीके ट्रिक्स हो सकती हैं तो उनके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। तो फटाफट चलिए शुरू कर लेते हैं अपना सेगमेंट। और क्वेश्चन जैसे एग्जाम में करना है आपको, एग्जैक्ट उसी पैटर्न पे आपको चीजें समझनी है। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या पूछा गया है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। पहला ही क्वेश्चन पैसिव वॉइस का है और एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। अभी क्या करना है, द लिटिल बॉय कॉल्ड अप। सबसे पहले जब एक्टिव से पैसिव बनाना हो तो वर्ब पे जाइए, इसकी फॉर्म चेक करिए और क्लियरली दिख रहा है कि ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म यहां पर यूज हुई है। अब अगर वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई है तो डू रिमेंबर कि जो भी यहां पर आप पैसिव बनाओगे उसमें भी आपको बी की सेकेंड फॉर्म ही रखनी पड़ेगी, यानी इसका पैसिव हर हाल में वॉज या वर से ही बनेगा। जस्टिफाई कर लेते हैं। पहला ऑप्शन देखिए, हिज बेस्ट फ्रेंड हैज दिया हुआ है और हैज की यहां कोई जरूरत नहीं है, सेकेंड फॉर्म यानी वॉज वर से बनेगा। अच्छा, हिज बेस्ट फ्रेंड वॉज, ये सही हो सकता है। इज दिया हुआ है यहां पर, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। वॉज दिया हुआ है यहां पर, ये सही हो सकता है। अच्छा, अगर सेंटेंस में आईएनजी फॉर्म होती तो हम आईएनजी फॉर्म रखते, तो आईएनजी फॉर्म वाला तो कोई ऑप्शन है नहीं यहां पर सही। इसका मतलब ये जो फोर्थ वाला ऑप्शन है ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है ना। तो बचा हमारा जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2। अब कैसे मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, अगर आपको ये ट्रिक नहीं पता है, अगर आपको ये ट्रिक सीखनी है, अगर आप चाहते हो कि एक्टिव पैसिव का जब भी क्वेश्चन आपके सामने आए 100% एक्यूरेसी के साथ आप उसको सॉल्व कर पाओ, तो आपके पास एक सॉल्यूशन है। इसका सॉल्यूशन है हमारा टारगेट बैच। एक तो ये चल रहा है एसएससी सीजीएल को टारगेट करते हुए है, और दूसरा एक बैच जो आपके लिए, अगर आपको लगता है कि तैयारी के हिसाब से चीजें पढ़नी है, मतलब बेसिक प्रॉब्लम आपके इंग्लिश में नहीं है, केवल एक फाइनल टच देना है, कुछ ऊपर ऊपर से मोटी मोटी चीजें सीखनी है, या जो इंपॉर्टेंट डिस्कशन है बस खाली उसको ब्रश अप करना है, तो टारगेट बैच। और अगर आपको इंग्लिश में ही लिटरली प्रॉब्लम आती है, एक एक टॉपिक डिटेल में आप पढ़ना चाहते हैं, तो आपके लिए है हमारा फाउंडेशन बैच। मतलब एक ऐसा बैच जो अगर आपने इसको कर लिया पूरा का पूरा कंप्लीट, तो ये मान लीजिए कि इंग्लिश की कोई भी प्रॉब्लम आपकी रह नहीं जाएगी। मतलब नहीं भी समझ में आती, इससे पहले कभी नहीं पढ़ा, ये बच्चे बोलते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना बेसिक से मैंने शुरू किया और इतने हाईएस्ट लेवल तक की चीज़ें कवर अप कर डाली हैं कि इसको पढ़ने के बाद आपको ना किसी और क्लास की ज़रूरत पड़ेगी और ना किसी बुक्स वगैरह की। हाँ, प्रैक्टिस के लिए ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन क्वेश्चंस की तो ज़रूरत पड़ेगी, बट क्वेश्चन भी मैंने इसमें मतलब भर के डिस्कशन किए हुए हैं। एक एक चीज़ का वोकैब कैसे इंप्रूव करें, रीडिंग कैसे इंप्रूव करें, अंडरस्टैंडिंग
कैसे डेवलप करें, स्पीड में पैसेज कैसे करें, क्लोज टेस्ट, रीअरेंजमेंट, ग्रामर का एक एक टॉपिक, टेंसेस की समस्या, सिंटैक्स, ये सब कुछ इसमें डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। और ये बैच बच्चों हमारा ये अभी इसको अगर मैं आपको बोलूं तो प्राइस की अगर बात कर लें तो ये है आपका जस्ट 499 का, और 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ आता है ये। क्लियर? और ये टारगेट बैच अगर आप करना चाहते हो तो ये 199, ये आपका 6 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ आता है। ठीक है ना? दोनों ही कोर्सेज अवेलेबल हैं। हाँ, ज्वाइन करना पड़ेगा आपको हमारा टेलीग्राम चैनल भी, वहां पर इसकी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी, और एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर, और ये एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, सारे कोर्सेज वहां से परचेज कर सकते हैं। क्लियर? तो ये ट्रिक्स वगैरह जो होती है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपका टाइम बचाती हैं, कॉन्फिडेंटली आप आंसर टिक कर पाते हो अगर आपके पास सॉल्व करने का एक मेथड होगा तो। ठीक है ना? तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। सेंटेंस ऑफ अ पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन जंबल ऑर्डर, जंबल ऑर्डर में दिए हुए हैं, मतलब ये पोर्शन है हमारा रीअरेंजमेंट का। अब रीअरेंजमेंट करने की ट्रिक क्या होती है वो मैं यहाँ तो डिस्कस करूंगा ही, मतलब इंप्लीमेंट तो हम करेंगे ही क्वेश्चंस में, लेकिन अगर आप सीखना चाहते हैं तो फाउंडेशन बैच, ठीक है ना, बहुत बेनिफिशियल होगा बेटा। अब ABCD 4 सेंटेंसेस दिए हैं और चारों में कोई भी पहला नहीं दिया हुआ है अरेंज कर करके, मतलब सारे रीअरेंज करने हैं हमें। आपको क्या करना है, जब कोई भी पहला सेंटेंस ना दिया हो और पहले से ही शुरुआत करनी हो तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में डिवाइड करिए। दो अ सबटल एनालिसिस, हालांकि एक सबटल एनालिसिस, अब ये क्लियरली बता रहा है कि दो से किसी पॉइंट को हम कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, ठीक है ना। वुल्फ रेजेस सर्टेन कंसर्न रिगार्डिंग डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन इन अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, ये किसी का कॉन्ट्रडिक्टरी पार्ट है, तो मतलब यहां से शुरुआत तो नहीं हो सकती। बी में देखिए, इट्स ऑल्सो अगेंस्ट द नीड, अब इट किसके लिए आया है वो भी कंफर्म नहीं है, तो मतलब यहां से भी शुरुआत नहीं हो सकती। सी में बोल रहे हैं, इन शेक्सपियर्स सिस्टर वर्जीनिया वुल्फ एक्सप्लोर्स द प्लाइट ऑफ वुमेन इन सोसाइटी इन इंग्लैंड ड्यूरिंग द 15 एंड 16 सेंचुरीज, ये पार्ट लग रहा है कि यहां से इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है, मतलब रीअरेंजमेंट की शुरुआत यहां से हो सकती है। डी में देख लेते हैं, इट इज अगेंस्ट द डिनायल ऑफ एजुकेशन, इट भी बता रहा है और ये भी इट बता रहा है कि बी और डी से शुरू नहीं हो सकता, तो डी वाला ऑप्शन और बी वाला ऑप्शन हम एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है ना। पहला सेंटेंस, अब ए और डी में अगर आप देखो तो दो आया है स्टार्टिंग में, जबकि ये कॉन्ट्रडिक्ट करता है किसी स्टेटमेंट को, इसका मतलब ये है कि यहां से शुरुआत हम नहीं करेंगे। अब जो ऑप्शन हमारे पास बचा, सिंपल, सी वाले सेंटेंस से शुरुआत होगी, फोर्थ इज द राइट आंसर। आई रियली विश कि आपका आंसर मुझसे जल्दी आए और बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर पाओ विद कॉन्फिडेंस, ठीक है ना। एक्सप्लेनेशन तो मैं आपको डेफिनेटली दे ही रहा हूं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या बोला गया है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब अब आपको रिप्लेस करना है इस पूरे के पूरे सेंटेंस को किसी एक वर्ड से, मतलब अ पर्सन हु हेट्स एंड अवॉइड्स अदर पीपल। अब केवल अवॉइड होता तो प्रॉब्लम होती, हेट ने काम आसान कर दिया है, और हेट वाला जब वर्ड आता है ना तो एक कीवर्ड आपको याद रखना पड़ेगा, दैट इज मीजो। मीजो का मतलब होता है हेटर। अब ये कीवर्ड मैंने पढ़ाए हैं, अगर आपको चाहिए हैं तो आप डेफिनेटली ज्वाइन कर लीजिए बैच, उसमें आपको ये सब मिल जाएंगे। मीजो अगर आता है तो हेटर, और अगर फाइलो वर्ड आता है तो ये रिप्रेजेंट करता है लवर, पसंद करने वाले को, ठीक है ना। अब हेट वर्ड दिया ही हुआ है, इसका मतलब मीजो वाला ऑप्शन हो सकता है। मिज़एंथ्रोप ये एक ऑप्शन हो सकता है। यहाँ मीजो दिया हुआ है, मिजोचिस्ट ये भी एक वर्ड है। अच्छा, इन दोनों में डिफरेंस थोड़ा सा क्लियर रखना, ये परवर्ट वर्ड है। हर्मिट, देखो हर्मिट तो आता है साधु के लिए, ये तो आ जाएगा हर्मिट, ठीक है ना। अब मिसोचिस्ट ये एक वर्ड है, ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के ही वर्ड हैं, सारे के सारे वर्ड। अब डिफरेंस इनमें समझते हैं, और ऑप्शन डेफिनेटली मिसएंथ्रोप में एक और वर्ड आपको याद रखना है, एंथ्रोप। एंथ्रोप का मतलब होता है मैनकाइंड, मानवता जिसको हम लोग बोलते हैं। अब मीजो और एंथ्रोप को बना के मिला के बनाया गया मिसएंथ्रोप, तो सही आंसर तो यही है,
मिसैंथ्रोप होगा सही आंसर, बिल्कुल सही। फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर, एब्सोल्युटली करेक्ट। लेकिन बाकी का मीनिंग भी तो इंपॉर्टेंट है। अब ये जो वर्ड है ना मिसोचिस्ट, ये एक्चुअली एक ऐसा पर्सन होता है जिसको बहुत आनंद, प्लेजर मिलता है अगर उसे पेन दिया जाए, मतलब जिनको पेन में प्लेजर मिलता है ना, उसे बोला जाता है मिसोचिस्ट। तो याद रखना, हु इंजॉयज, जो इंजॉय करता है पेन को, तकलीफ को, सफरिंग को, उसे बोला जाता है मिसोचिस्ट। परवर्ट ये एक ऐसा पर्सन होता है जो किसी भी चीज की क्वालिटी गिराने से रिलेटेड होता है, मतलब किसी भी चीज को बर्बाद कर देना, क्वालिटी गिरा देना, डिग्रेड कर देना, उससे रिलेटेड है परवर्ट। ठीक है ना। तो मिसैंथ्रोप ये जो करेक्ट ऑप्शन होगा, इसका मतलब होता है वन हु हेट्स एंड अवॉइड्स अदर पीपल, लोगों को, मानवता को नफरत करने वाला, उनको अवॉइड करने वाला। ऑब्वियसली जब नफरत करता है तो उनसे दूरी बनाएगा, इसलिए करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। क्लियर यहां तक। अभी आएगा क्वेश्चन नंबर 4। अब फिर से क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा वॉइस का। प्लीज क्वेश्चंस पढ़ें या ऑप्शंस पे जाएं, उसके पहले ये जरूर पढ़ लेना कि करना क्या है। पैसिव वॉइस का क्वेश्चन है ये। हु स्टोल माई टिकट, अभी हु दिया हुआ है तो आई एम श्योर आपने पढ़ा होगा कि बाय हुम वाला सेंटेंस बनता है। अभी सीखने वाला पार्ट एक ये भी है कि हु का पैसिव बाय हुम से भी बनता है, और एक और पॉसिबिलिटी होती है हु का पैसिव हु से भी बन जाता है, दोनों तरह से बनता है। ठीक है ना। बस ये ध्यान रखना कि हु भी अगर आएगा ना तो लास्ट में नहीं आता। अब इसको एक और तरीके से आप जस्टिफाई कर सकते हो कि ये जो हु है या हुम है, ये क्वेश्चन वर्ड्स हैं, और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में जिसमें क्वेश्चन मार्क लगा होता है, कोई क्वेश्चन पूछते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड कभी भी लास्ट में नहीं रखा जाता। तो अगर ये भी पॉइंट आपको याद रहा ना तो आसान हो जाएगा। क्वेश्चन वर्ड कभी लास्ट में नहीं होगा, इसका मतलब फर्स्ट वाला ऑप्शन, सेकंड वाला ऑप्शन और फोर्थ वाला ऑप्शन अपने आप एलिमिनेट हो जाएंगे। बचा हमारे पास थर्ड ऑप्शन, दिस शुड बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। डिफाइन करते चलना बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम पूछा गया है ऑफ द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट में एक वर्ड है, ये दिख रहा होगा, इसका एंटोनिम पूछा है इन चारों ऑप्शंस में से। क्या होगा सही आंसर? द ग्रेजुअल कर्टेल इन द एक्सपेंडिचर्स मेड देम टेंस्ड। अच्छा, कर्टेल का मतलब एक्चुअली अगर आप देखोगे तो यहां पर होता है कमी लाना। कर्टेल का मतलब होता है घटना, डिक्रीज होना। ठीक है ना। मेड देम टेंस्ड। हाँ, अब इसका जो सही आंसर अगर आप ढूंढोगे तो ऑप्शंस एक बार देख लो कौन कौन से वर्ड्स आपको दिख रहे हैं। एक इंडेंट दिख रहा है, एक इनेट दिख रहा है, एक हाँ इंसिन्यूएट है। बहुत बढ़िया। अब जी सारे के सारे वर्ड एक्चुअली जो रखे गए हैं ये आप देखो ध्यान से, तो इन इसकी वजह से रख दिए गए हैं सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए। इन लगाकर वो आपको कंफ्यूज ही करना चाह रहे हैं। ठीक है ना। अब अगर आप कंफ्यूज नहीं हो रहे हो तो जस्टिफाई कर दो। कोई ऐसा वर्ड इनमें से जिसका मीनिंग आपको कंफर्म हो, अगर जिसका मीनिंग कंफर्म हो पहले तो वही बता दीजिए। जो भी वर्ड कंफर्म हो रहा हो आपको उसका मीनिंग जरूर बता दीजिए। बताइए जल्दी से। इंक्रीज का मतलब आई एम श्योर पता होगा। अच्छा, इनेट ये जो वर्ड है ना, ये बहुत बार आपको मिलेगा, एग्जाम में कई बार पूछा भी गया हुआ है। गेस करिए फटाफट। क्या लग रहा है सही आंसर? देखो, इंडेंट, इनेट ये जो होता है ना, और इंक्रीज तो आपको पता है, इसका मतलब होता है बढ़ना, बढ़ने के लिए, और ये डिक्रीज दिया हुआ है। तो सही आंसर तो आई एम श्योर आपका बिल्कुल ठीक है।
थर्ड वाला एब्सोल्युटली करेक्ट है, इंक्रीज सही आंसर है, लेकिन बाकी का मीनिंग भी तो हमें पढ़ना है ना। अच्छा, इन्नेट मतलब होता है कोई भी चीज या कोई क्वालिटी किसी पर्सन में अगर जन्मजात है, मतलब इन्नेट पहले से इंस्टॉल्ड है ऐसा समझो, ठीक है ना, उसको बोला जाता है इन्नेट। इन्नेट मतलब होता है सिंस बर्थ जो रिलेटेड होती है, नेचुरल जो चीजें हैं आपके अंदर पहले से ऑलरेडी आपके अंदर इंस्टिल है, उनके लिए आता है। इंडेंट किसी भी तरह का ये मांग पत्र होता है, इसको याद रखना। ये मांग पत्र क्या होता है? एक ऐसा ऑफिशियल लेटर जिसमें किसी चीज की डिमांड की जाती है, उसे बोला जाता है इंडेंट। हाँ, वो इंडेंट हो जाता है, ठीक है ना, याद रखना, छोटी चीजें हैं। और जो लास्ट वर्ड लिखा हुआ है, हाँ, इंसिन्यूएट, इसका मतलब होता है किसी की तरफ ना इंडिकेट करना, इशारा करना, मतलब डायरेक्टली नहीं बताना, इंडिकेट करना, उसकी तरफ इशारा कर देना, इंगित करना जिसको बोलते हैं, उसे बोला जाता है इंसिन्यूएट। तो यहां जो सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर थर्ड शुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 में सिनोनिम पूछा गया है, इंसिडियस। अब बताइए इंसिडियस का मतलब क्या होता है, ये भी आप गेस करो। प्रोटेक्टेड, सिक्योर, सेफ। अच्छा, प्रोटेक्ट करना, सिक्योर करना, सेफ करना, लग रहा है ना ये तीनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, और ये क्वेश्चन भी सिनोनिम का है। बताइए इंसिडियस का मतलब क्या होता है? बहुत अच्छे वर्ड्स हैं और ये वर्ड बड़े यूजफुल हैं सभी आपके लिए। प्रोटेक्टेड, सिक्योर। अगर प्रोटेक्टेड, सिक्योर और सेफ में ही आपसे कंफ्यूजन पूछ लिया ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि मिलते जुलते साउंड करने वाले वर्ड्स हैं ये सभी, और ऐसे क्वेश्चंस क्रिएट किए जाते हैं, बेटा ध्यान रखना। फटाफट बताइए। यस, इंसिडियस। एंटोनिम या सिनोनिम क्या पूछा गया है वो ध्यान रखना, सिनोनिम पूछा गया है। अच्छा, प्रोटेक्टेड, सिक्योर, सेफ। एक और चीज समझ लो, ये तीनों टर्म पॉजिटिव हैं और ये हार्मफुल जो है ना ये निगेटिव टर्म है। तो ये एंटोनिम सिनोनिम में बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि निगेटिव या पॉजिटिव टर्म्स आए हैं वो भी आपको देखने पड़ते हैं। एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि अगर आपको इंसिडियस का मतलब नहीं पता ना तो प्रॉब्लम है। इंसिडियस वो पर्सन होता है जो ठग करता है, कपटी होता है, मतलब बाहर से कुछ और है और अंदर से कुछ और, जो कहीं ना कहीं आपके साथ धोखा करे, आपको नुकसान पहुंचाए। तो ये प्रोटेक्ट करने वाला, सिक्योर करने वाला, सेव करने वाला एंटोनिम होता तो भले आ जाता। तो सिनोनिम पूछा गया इंसिडियस का, करेक्ट आंसर होगा हार्मफुल, ठीक है ना, हार्मफुल होना चाहिए यहां पर करेक्ट आंसर। फोर्थ शुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 में मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। बहुत सारे क्वेश्चंस एंटोनिम के दिए हुए हैं और बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो ये गेस करना थोड़ा आसान है क्योंकि इसमें सेंटेंस दिया हुआ है। द थीफ वॉज कॉट विद अ स्प्यूरियस पिकासो पेंटिंग। पिकासो की एक स्प्यूरियस पेंटिंग के साथ एक चोर को पकड़ा गया। अच्छा, नकली पेंटिंग, चुराई हुई पेंटिंग, स्प्लेंडेड, शानदार पेंटिंग, या ऑथेंटिक। ऑथेंटिक मतलब है ओरिजिनल, वैल्यूएबल चीजें जो ओरिजिनल होती हैं, असली होती हैं, उनको बोलते हैं ऑथेंटिक। अब पिकासो की पेंटिंग की बात कर रहे हैं तो पिकासो की नकली पेंटिंग, चुराई हुई पेंटिंग। चुराई हुई पेंटिंग भले हो सकता है, थीफ दिया हुआ है, लेकिन अब मीनिंग के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो स्प्यूरियस का एक्चुअली मतलब ही होता है फेक। इसका मतलब होता है फेक। तो अगर सिनोनिम पूछते तो हम ये वाला आंसर टिक करते। सिनोनिम में तो हो सकता था, एंटोनिम में तो नहीं है। तो हमसे एंटोनिम चूंकि पूछा जा रहा है तो स्प्यूरियस का मतलब होता है फेक, यानी अपोजिट हो जाएगा इसका ऑथेंटिक। याद रखना, छोटी छोटी चीजें हैं, इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना। ऑथेंटिक इसका एंटोनिम। यस, स्टोलन चुराई हुई, फेक नकली हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। एक अंडरलाइन सेगमेंट को जो सब्स्टिट्यूट करे। द फ्रॉग
adopts itself to live both in water and on land. अब फ्रॉग जो होता है वो दोनों जगह पे रहने के लिए अनुकूलित होता है, ऐसा बोलते हैं. अब अनुकूलित होने का मतलब क्या है, यहाँ देख लो. अडेप्ट, एल्टर, नो सब्स्टिट्यूशन या अडेप्ट. अब फिर वही क्वेश्चन. अब ये वर्ड्स मैंने बहुत बार डिस्कशन किए हैं अपने बैच में. एडॉप्ट एक वर्ड होता है, एक अडेप्ट वर्ड है और एक अडेप्ट वर्ड है, और तीनों वर्ड्स आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे. आल्टर वर्ड भी मैंने डिस्कस किया हुआ है. ठीक, आल्टर से अल्टरनेट बनता है. आल्टर का मतलब होता है चेंज करना. अडॉप्ट का मतलब है एक्सेप्ट करना. अडेप्ट का मतलब है एडजस्ट करना. और अडेप्ट का मतलब होता है स्किल्ड, बहुत कुशल जो होता है उसके लिए आता है, स्किल्ड के लिए. ठीक है ना. अब आप खुद देख लो, फ्रॉग जो होता है वो एक्सेप्ट कर लेता है खुद को क्या, तो अडॉप्ट वाला ऑप्शन तो होगा नहीं, यानी नो सब्स्टिट्यूशन तो नहीं होगा. अडेप्ट का मतलब स्किल्ड कर लेता है खुद को, नहीं कुशल नहीं कर लेता है, वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है दोनों सिचुएशन में रहने के लिए, और दोनों सिचुएशन के अकॉर्डिंग करेक्ट ऑप्शन होगा अडेप्ट वाला. नो सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा. आल्टर मतलब चेंज कर लेता है खुद को, एक की जगह दूसरी चीज जब आता है, मतलब पानी की जगह वो, ये जब वाटर की जगह लैंड आता तब ऐसा कुछ बोलते हैं, अल्टर बदलने के लिए आता है. अल्टरनेटिव इसी से बना है. अल्टरनेटिव मतलब होता है उसकी जगह दूसरी चीज. ठीक है ना. तो याद रखना अल्टर नहीं होगा. ऑप्शन नंबर 4 शुड बी द करेक्ट आंसर. एक्यूरेट आंसर होगा फोर्थ वाला, अडेप्ट वाला. अब ये वर्ड इतने बार पूछे गए, इतने इंपॉर्टेंट हैं कि मतलब क्या ही आपको मैं बताऊं. मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं तो बोलूंगा, टिक कर लो इनको, अपने पास जरूर याद रखना. पीडीएफ में लिख दिए इसीलिए आपको याद रहेंगे अभी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं. फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स. एक सेंटेंस है, कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और उसमें पूछ रहे हैं कि किसी पार्ट में अगर एरर हो तो बताइए, और अगर नहीं मिलती एरर तो करेक्ट आंसर नो एरर होगा. अब अगर आप देखो ध्यान से तो दर्शन विज्ड, ही हैडंट. विज्ड की बात कर रहे हैं, पास्ट की बात हो रही है, हैडंट आ गया. वेंट टू द थीम पार्क इन द फर्स्ट प्लेस, मतलब उसकी वो विश कर रहा है कि काश वो थीम पार्क में पहले नंबर पे नहीं गया होता. ठीक है ना. हाँ, इन द फर्स्ट प्लेस. अब बता दो यहाँ सही आंसर, अगर छोटी छोटी चीजें आप रिलेट कर पाए. हैड नॉट आया और उसके बाद वेंट आ गया. आप खुद देख लो, ये कॉम्बिनेशन मैंने पढ़ाया वर्ब का कि अगर हैज हैव हैड आता है तो उसके बाद जो वर्ब आती है वो थर्ड फॉर्म में आती है, जबकि जो वेंट दी हुई है नाम है वर्ब, ये है वर्ब सेकेंड फॉर्म में. तो ये वेंट नहीं होना चाहिए था, यहां थर्ड फॉर्म आनी चाहिए थी. इसका मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड वाला गॉन होगा यहां पर. गॉन टू द, हैड के बाद थर्ड फॉर्म. ठीक है ना. हाँ, अब देखो ये भी हो सकता है आपके मन में ये भी बात आ रही हो कि यहां से हैड भी तो हटा सकते थे. अगर हम हैड हटा दें तो ये वेंट सही हो जाता, लेकिन फिर सेंटेंस हो जाता पॉजिटिव. अगर आप यहाँ वेंट करना चाह रहे हैं ना, यानी सेकंड फॉर्म रखना चाह रहे हैं, तो भी नहीं आ सकता, क्योंकि फिर यहाँ पे डिड नॉट करके तब गो करना पड़ता. तो दो जगह चेंजेस करेंगे नहीं, इसलिए यहाँ पर चेंज हो जाएगा. ठीक है ना. थर्ड शुड बी द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं. किरण हैड अ शॉर्ट. अब शॉर्ट दिया हुआ है एज अ राइटर, एक राइटर की तरह उसका छोटा सा क्या चीज रहा वो पूछ रहे हैं. कैरियर, कैरर, ये है करियर. इसको ध्यान रखना, इसको पढ़ते हैं करियर और इसे पढ़ा जाता है कैरियर. ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है कि हम लोगों ने जो वर्ड सुने हैं ना, उनका यूजेस भी हमें गलत पता होता है कई बार. साइकिल अगर आपने चलाई हो, बाइसिकल, पुराने टाइम की अगर बात करें तो कई तरीकों से बाइसिकल चलाई जाती थी. उसमें डंडे पे बैठ के चलाते थे, पीछे बैठने के लिए जो जिस पे फ्रेंड्स वगैरह को अपने बैठा लेते थे. कई लोग आज भी उसको कैरियल बोलते हैं. कैरियल, वो कैरियल नहीं होता, वो होता है कैरियर. कैरियर वर्ड आता है कैरी से. कैरी मतलब ले जाना, तो वो सामान ले जाने के लिए होता था, इसलिए जिस जगह से सामान ले जाते हैं जिस चीज से, उसे कैरियर कहते हैं. कैरी से कैरियर. गुड्स कैरियर आपने ट्रक्स पे लिखा हुआ देखा होगा, गुड्स कैरियर. अब अगर आप ध्यान दोगे तो आपको ये पॉइंट समझ में आएगा. कैरियर में वहां पे
ये जो वर्ड आता था ये ले जाने के लिए आता था, और गुड नहीं होता था, यहाँ गुड्स होता था। गुड्स इसलिए क्योंकि ये सामान के लिए आता है, ध्यान देना, वो गुड कैरियर नहीं होता, गुड्स होता है। गुड्स का मतलब सामान, तो सामान ले जाने वाले ट्रक के ऊपर लिखा जाता है गुड्स कैरियर। तो कैरियर ले जाने वाला, और करियर होता है बनाना। करियर जो आप बनाने के लिए यहाँ बैठे हो, अपना आगे जो भविष्य का निर्माण करने के लिए, वो करियर है आपका, ठीक है ना। ये केयर है, ये केयर से बना है, केयर करने वाला। केयर करने वाला जो पर्सन होता है ना, उसको केयरर बोलते हैं, केयरर। और ये है कैरेस। कैरेस होता है किसी को प्यार से टच करना। छोटे बच्चे को जब आप दुलारते हैं ना, पुचकारते हैं प्यार से, उसके लिए आता है दुलारना, जेंटली टच करना, सहलाना, दुलारना, प्यार करना, उसके लिए आता है कैरेस, ठीक है ना। अब राइटर की तरह उसका करियर की बात कर रहे हैं, तो करियर वाला ऑप्शन यानी सेकंड ऑप्शन शुड बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और बहुत इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। अ प्लेस वेयर कॉइन्स, मेडल्स और टोकन्स आर मेड। टोकन्स जहां बनते हैं, कॉइन्स जहां सिक्के बनते हैं, बनने का मतलब है जहां सिक्के ढाले जाते हैं, ढालना। अब सिक्कों को ढालने के लिए जो वर्ड हिंदी में आता है उसे कहते हैं टकसाल, और इंग्लिश में उसे कहा जाता है मिंट। अब मिंट का एक मतलब पुदीना भी होता है ना, पेपरमिंट जो आपने सुना होगा। मिंट का दूसरा मीनिंग होता है टकसाल, वो जगह जहां सिक्के ढाले जाते हैं, धातुएं, जब मेडल है, टोकन है, ये सब मेटल से रिलेटेड हैं, इनको ढालने की जो जगह होती है दैट इज कॉल्ड मिंट। हैंगर ये भी एक जगह है। हैंगर वो जगह होती है जहां एयरक्राफ्ट रखे जाते हैं, जहाज वगैरह रखे जाते हैं। मॉनेस्ट्री होता है बौद्ध जो लोग होते हैं ना उनका, बौद्ध जो भिक्षु होते हैं वो जहां पर रहते हैं, बौद्ध भिक्षुओं की जो जगह होती है वो मोनेस्ट्री हो जाती है। हज ये भी एक जगह होती है। हज एक्चुअली एक तरह के एनिमल के बर्ड्स जो होते हैं ना उनके रहने की जगह। हज एक ऐसी घोंसले टाइप की भी जगह होती है जहाँ पे रहते हैं, हज उसको भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो बात यहाँ पे मेडल्स टोकन्स की कर रहे हैं, करेक्ट आंसर होगा मिंट। मिंट मनी का मतलब भी होता है पैसे छापना, ठीक है ना। ही इज मिंटिंग मनी नाउअडेज, वो आजकल बहुत पैसे छाप रहा है, ऐसे भी यूज करते हैं मिंट को वर्ब की तरह। नेक्स्ट बात करें तो मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। ईडियम एंड फ्रेज का क्वेश्चन आ गया, और बहुत सिंपल रखना। बेल द कैट, शायद हम सभी ने वो कहानी सुनी है, बिल्ली के गले में घंटी बांधने वाला। अब बिल्ली के गले में घंटी बांधना, ये चूहों को बोला गया था कि कौन चूहा ये करेगा, तो चूहे का बिल्ली के पास जाके उसके गले में घंटी बांधना, ये काम कितना रिस्की है वो आप समझ सकते हैं। कैट्स को प्यार करना, बच्चों के साथ खेलना, पेट्स को, अपने पालतू जानवरों को खाना खिलाना, ये नहीं होता बेल द कैट। बेल द कैट का मतलब होता है रिस्क लेना, टू फेस रिस्क, रिस्क लेना, जोखिम उठाना, इसके लिए आता है। Now, question number 13. Select the most appropriate option that can substitute the underline segment. Underline segment दिया हुआ है, कुछ पार्ट अंडरलाइन है, उसे करेक्ट करना है। अब देखो ध्यान से, We all should help each other. सिंपली पता चल जाएगा आपको, अगर छोटी छोटी चीजें आपने पढ़ी हैं, कि ये क्वेश्चन हमारा प्रोनाउन चैप्टर से है। कैसे? ईच अदर, एक ये वर्ड अंडरलाइन किया हुआ दिख रहा है हमें, और इसी के साथ एक वर्ड और पढ़ते हैं हम, वो होता है वन अनदर। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? ईच अदर और वन अनदर में ईच अदर इस्तेमाल किया जाता है फॉर टू, दो के लिए। जब एक दूसरे से दो लोग बात कर रहे हैं तो ईच अदर, और अगर वहीं पर दो से ज्यादा लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, दिस वन इज फॉर मोर देन टू, दो से ज्यादा लोगों के लिए आता है वन अनदर। और अगर आप ऑप्शंस में देखोगे ना तो ईच अदर वाला ऑप्शन यानी नो सब्स्टिट्यूशन भी दिया हुआ है, और वन अनदर वाला ऑप्शन भी दिया हुआ है। अब डिसाइड कैसे करोगे, उसके लिए हमें नोटिस करना पड़ेगा एक कीवर्ड को, और वो कीवर्ड यहां पर दिया हुआ है। ये ऑल एक ऐसा वर्ड है जिसका इस्तेमाल हमेशा
दो से ज्यादा के लिए ही किया जाता है, जबकि दो के लिए जो वर्ड आता है वो आता है बोथ। अभी यहां पर वी बोथ लिखा होता तो नो इम्प्रूवमेंट वाला ऑप्शन होता, लेकिन जैसे ही ऑल दिया है मतलब बात दो से ज्यादा की कर रहे हैं, सही आंसर हो जाएगा वन एनदर। म्यूचुअली आपसी होता है, वी शुड हेल्प, आपस में ही एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, ऐसा नहीं बोला जा रहा है। हेल्प तो आप किसी की भी कर सकते हो, ठीक है ना। हमें एक दूसरे की मतलब कोई भी हो सकता है वो एक दूसरे में। म्यूचुअली का मतलब होता है जो आपकी रिस्पेक्ट करे उसकी आप रिस्पेक्ट करो, ये म्यूचुअली होता है, ध्यान रखना। हमें केवल उसी की हेल्प करनी चाहिए जो हमारी हेल्प करे, ये म्यूचुअली होता है, ठीक है ना। ईच वन होता नहीं है हर एक की, वी के लिए ईच वन आएगा नहीं ऑब्वियसली, ठीक है ना। तो करेक्ट ऑप्शन नो इंप्रूवमेंट भी नहीं होगा, सही आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। क्वेश्चन नंबर 13 ऑप्शन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, सेंटेंस हैज बीन गिवन एज ऑप्शंस, अच्छा कंटेन एन एरर, एरर का क्वेश्चन है। एन लॉयन इज द मोस्ट फेरोशियस ऑफ ऑल एनिमल। देखो फेरोशियस का मतलब होता है हिंसक, खतरनाक, डेंजरस, हिंसक, जान लेने वाला, जानलेवा। अब बच्चों का क्वेश्चन हो गया ये, अगर आपको ये छोटी सी चीज पता है, यार सोचो सीजीएल लेवल पे ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, मतलब ये फैक्ट है, आप मान के चलो। अगर आप लगाओगे ना प्रीवियस पेपर, मेरे साथ लगाओ या अपने आप भी लगाओ, एक चीज नोटिस करोगे आप, कुछ क्वेश्चंस इतने आसान होते हैं, बिल्कुल बच्चों के लेवल के, इतने आसान कि मतलब जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा हो ना ज्यादा, वो भी सॉल्व कर डालेगा। और कुछ क्वेश्चंस वहीं वोकैब के हो सकते हैं, पैसेज कॉम्प्रिहेंशन के हो सकते हैं, ऐसे होते हैं जो आप कितना भी पढ़ के जाओ पता ही नहीं लगता यार ये कहाँ से आ गया। तो ये चीजें होती हैं, वो अब रखते ही पेपर ऐसा है, इजी से इजी, हाईएस्ट से हाईएस्ट, ठीक है ना। तो इन चीजों के लिए प्रिपेयर होकर के जाइएगा। कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे ऐसे जिनको चुटकियों में निपटाना पड़ेगा, मतलब बिना टाइम वेस्ट किए। अब लॉयन के साथ आई एम श्योर पता है कि एन नहीं आता आपको, इसलिए यही ऑप्शन होगा हमारा सही आंसर। ऑल एनिमल्स फेरोशियस ये सब नहीं, ये सब ठीक ठाक है। और एन लॉयन नहीं होता बल्कि अ लॉयन होता है लॉयन के साथ। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15, ईडियम एंड फ्रेज का क्वेश्चन है। क्या पूछ रहे हैं? द पुलिस हैव नॉट येट बिन एबल टू सॉल्व द केस। पुलिस अभी तक केस सॉल्व नहीं कर पाई। अच्छा सीखने वाला पार्ट ये देख लो, पुलिस के साथ हैव प्लूरल वर्ड आता है, ठीक है ना। पुलिस अभी तक केस सॉल्व नहीं कर पाई है। इट सीम्स टू बी, अब ऐसा लगता है कि ये क्या है, इन अ नटशेल। इसका मतलब होता है संक्षेप में, शॉर्ट में, इसका मतलब होता है इन शॉर्ट, शॉर्ट में बता रहे हैं ये। टर्न ओवर अ न्यू लीफ मतलब होता है न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत करना। तो क्या लग रहा है, पुलिस केस सॉल्व नहीं कर पाई, ये नई शुरुआत है? नहीं, शॉर्ट, ऐसा लगता है कि ये शॉर्ट में है, नहीं ये भी नहीं सेंस बन रहा है। अ हार्ड नट टू क्रैक, अ हार्ड नट टू क्रैक मतलब होता है वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल। ये ऑप्शन कुछ सेंस दे रहा है ना। पुलिस अभी तक सेल केस सॉल्व नहीं कर पाई है, इसका मतलब बहुत मुश्किल ये ऐसा केस है जो पुलिस से सॉल्व नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे एक सेंस ये बन सकता है कि केस इतना मुश्किल है शायद इसीलिए नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, है ना। तो ये वाला लॉजिक तो बन सकता है। अच्छा लास्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ है, एक और देख लो। लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है इन अ पिंक। अब इन अ पिंक का मतलब जानते हैं, ये भी एक फ्रेज है। इन अ पिंक इसका मतलब होता है कोई भी अच्छी हालत वाली जो चीज होती है, मतलब इन अ पिंक को मतलब समझो इन गुड हेल्थ, अच्छी हालत वाली जो चीजें होती हैं वो इन अ पिंक होती हैं। अब ध्यान से देख लो तो ये भी सेंस नहीं दे रहा है कोई। तो करेक्ट आंसर जो यहाँ पे बनता है हार्ड नट टू क्रैक, मतलब लोहे के चने चबाने के बराबर है, ऐसा लगता है ये केस इतना मुश्किल है, तो डिफिकल्ट के सेंस में आएगा थर्ड वाला ऑप्शन। नेक्स्ट 16 की बात कर लेते हैं। इजराइल हैज बीन अ स्टाउंच एली ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। अब देखो स्टाउंच वर्ड अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्रॉब्लम होगी। पूछा गया है हमसे एंटोनिम, और याद रखिएगा स्टाउंच का मतलब होता है स्टीडी, मतलब नॉट चेंजिंग, वो चीजें जो बदल नहीं रही हैं, नॉट चेंजिंग, बिल्कुल कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट इसका सिनोनिम लिया जाए तो गलत नहीं होगा। स्टीडी, दृढ़ है, बदल नहीं रही है, कांस्टेंट हैं, उनके लिए आता है।
अब स्टीडी या कांस्टेंट का एंटोनिम पूछ रहे हैं, रिजोल्यूट, केयरलेस, कंफ्यूज्ड, अनस्टीडी। आई एम श्योर समझ में आ रहा होगा, अनस्टीडी शुड बी द करेक्ट आंसर। बहुत बेहतरीन वर्ड यूज हुए, केयरलेस होना मतलब लापरवाह होना, कंफ्यूज हो जाना, रिजोल्यूट होना, ठीक है ना। ये सब वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, इनको ध्यान रखिएगा। रिवीजन होना चाहिए इन क्वेश्चंस पे आपका, ठीक है ना। केवल एक बार पढ़ लेने से फायदा केवल नहीं मिलेगा, ये भी ध्यान रखना। रिजोल्यूट अगर नहीं पता है आपको तो रिजोल्यूट मैं आपको बता दूं, रिजोल्यूट होता है रिजोल्यूशन से, और रिजोल्यूशन हर न्यू ईयर पे आपने सुना होगा, न्यू ईयर के रिजोल्यूशंस लिए जाते हैं, मतलब एक संकल्प लिया जाता है। तो रिजोल्यूट का मतलब होता है जो बिल्कुल संकल्प वाला हो, मतलब दृढ़ हो, एकदम बदल नहीं रहा है, उसके लिए आता है। स्टीडी के लिए सिनोनिम की तरह से अगर पूछा गया होता तो रिजोल्यूट ले लेते, एंटोनिम चाहिए इसलिए अनस्टीडी। Now, question number 17. Identify the option that rectifies. Rectify का मतलब होता है सुधारना, करेक्ट करना। The underlined spelling error. Spelling की एरर को करेक्ट करना है। एक वर्ड है जो अंडरलाइन किया हुआ है और उसकी करेक्ट स्पेलिंग आपसे पूछ रहे हैं। द बॉयज ऑफ आवर क्लास हैव रिपोर्टेड दैट कंसिडरेबल प्रोग्रेस इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ देयर पॉलिसीज हैज बीन मेड। अच्छा, इम्प्लीमेंट करना मतलब लागू करना, स्पेलिंग की क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इम्प्लीमेंटेशन, अब देखो इम्प्लीमेंट की जो स्पेलिंग होती है ना, इम्प्लीमेंट में याद रखना कहीं भी आई नहीं होता, जैसा कि यहां दिख रहा होगा आपको, कहीं भी ए नहीं होता, इम्प्लीमेंट में ए नहीं होता, मेंटेशन में तो होगा। तो इम्प्लीमेंट में दो जगह ई आता है, यहां पे जैसे दो जगह ई है, यहां देखो ए आ गया है, तो ए की वजह से ये ऑप्शन गलत है, आई की वजह से ये दोनों ऑप्शंस गलत हैं। दिस शुड बी द करेक्ट आंसर, इम्प्लीमेंटेशन। और जब मैं ये पेपर आपके लिए एडिट करके ला रहा था ना, तो मैंने एक चीज और नोटिस की थी, अभी नहीं बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 17, ये क्वेश्चन याद रखना, ये चीज लॉजिकली आपको एग्जाम में इंप्लीमेंट करनी है। कैसे, वो मैं अभी आगे दिखाऊंगा आपको, थोड़ा सा सरप्राइज है आपके लिए अगर आप इन चीजों को ध्यान रखते हो। बस ये याद रखना, क्वेश्चन नंबर 17 की बात अभी आगे फिर से एक बार करेंगे, बस थोड़ा सा ध्यान रखना चीजों को। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। सिनोनिम पूछा गया है अबाउंड। अबाउंड मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, ठीक है ना, मतलब बहुत तेजी से बढ़ने वाला। अबाउंड मतलब तेजी से बढ़ने वाला। तेजी से बढ़ना। एडिकेट थोड़ा सा इसका सिनोनिम हो सकता है, लेकिन एडिकेट का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, जबकि इसका मतलब होता है बहुत तेजी से बढ़ना या फलना फूलना। इस सेंस में यूज होता है ये, फलना फूलना, बहुत तेजी से बढ़ना, ठीक है ना। अब इंक्रीज भी इसका सिनोनिम है। फ्लरिश का मतलब भी होता है बहुत तेजी से फलना फूलना। सक्सीड तो खैर नहीं होगा। एडिकेट प्रचुर मात्रा में, पर्याप्त जो होता है, एडिकेट मतलब पर्याप्त समझ लो, मतलब काफी हो, ठीक है ना, ये होता है एडिकेट। अब सही आंसर अगर आप ढूंढो, सही एप्रोप्रिएट सिनोनिम, तो तेजी से बढ़ने के लिए फलना फूलना चुकी है, करेक्ट आंसर होगा फ्लरिश। इंक्रीज केवल बढ़ने के लिए होता है, तेजी से बढ़ना या धीरे धीरे बढ़ना वो इंपॉर्टेंट वहां नहीं होता, इसलिए इंक्रीज नहीं। सक्सीड तो ऑब्वियसली नहीं होना है। एडिकेट होता है किसी भी चीज की ज्यादा मात्रा, ठीक है ना, जो जरूरत से ज्यादा अवेलेबल हो, जितने की जरूरत ना हो उतनी चीजों के लिए आता है, जबकि ज्यादा नहीं होती लेकिन तेजी से बढ़ रही होती है। अबाउंड मतलब बोलते हैं ना दिन दूनी रात चौगुनी, उस सेंस में यूज होता है और तभी आंसर होगा फ्लरिश। ये पॉइंट छोटे छोटे हैं बट ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 19, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा गया है। अपॉर्चुनिटी, रिलायंस, अप्रोच, ब्यूरो। ओके, बहुत बेहतरीन वर्ड्स दिए हुए हैं, बहुत कंफ्यूज करते हैं ये सारे वर्ड। ब्यूरो तो बहुत बार पूछा गया, तो आप भी समझ रहे होगे। अच्छा, अगर मैं आपसे इनमें से सही स्पेलिंग पूछूं तो आपने अगर ध्यान नहीं दिया ना, तो इस क्वेश्चन को आप एग्जाम में गलत करके चले आओगे, क्योंकि फिर आप तुक्का मारोगे कि शायद ब्यूरो की स्पेलिंग हो सकता है गड़बड़ हो। लेकिन सच ये है कि यहां जो स्पेलिंग गड़बड़ है वो है ये, देखो ध्यान से, अप्रोच में ओ
पहले आता है, ए बाद में आता है, जबकि यहाँ ए पहले दिया हुआ है और ओ बाद में दिया हुआ है। इतनी छोटी छोटी चीजें मिस करते हैं, सोचिए। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 20 क्या पूछ रहे हैं? सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अ पर्सन हु अबेंडन्स रिलीजन, जो अपने रिलीजन को छोड़ दे। अबेंडन मतलब होता है त्यागना, मतलब लीव कर देना, और वो भी परमानेंटली कोई चीज त्याग दे, हमेशा के लिए, उसे बोला जाता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में एपोस्टेट। ईगोटिस्ट मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। ईगोटिस्ट वो पर्सन होता है जो अपनी बड़ाई करता है, सेल्फ प्रेजिंग, अपनी खुद की तारीफ करने वाला, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने वाला ईगोटिस्ट होता है। प्रीस्ट पुजारी होता है। पुजारी वो लोग होते हैं जो भगवान की सेवा के लिए होते हैं। पुजारी याद रखना, पूजा करने वाला केवल नहीं, भगवान की सेवा के लिए जो लोग अपना जीवन समर्पित करते हैं। अच्छा, एपोस्टेट होता है जो अपने धर्म को छोड़ दे, धर्म का त्याग करने वाला। और अथीस्ट होता है डज नॉट बिलीव इन गॉड, मतलब जो आस्तिक होता है ना, सॉरी नास्तिक होता है। आस्तिक तो थीस्ट होता है, नास्तिक भगवान को ना मानने वाला। वो भगवान को ना मानना और धर्म को छोड़ देना, दोनों में अंतर होता है, इसलिए दोनों वर्ड्स अलग अलग हैं। करेक्ट आंसर यहाँ एपोस्टेट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 से 25 आता है पोर्शन हमारा कॉम्प्रहेंशन का। अब इस पोर्शन को ध्यान से रिलेट करना बेटा। यहाँ पे आपको पहले तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि पैसेज पढ़ो खुद से, पूरा का पूरा पैसेज पढ़िए। देन जो वर्ड आप खुद से गेस कर पा रहे हो पहले उनको गेस कर लीजिए। ग्लोबल वार्मिंग इज वन ऑफ द बिगेस्ट, अब वन ऑफ दिया है ना तो प्लूरल वर्ड आना चाहिए। वन ऑफ द बिगेस्ट एनवायरमेंटल, बताइए वन ऑफ द बिगेस्ट एनवायरमेंटल क्या है? ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, चैलेंजेस हो सकते हैं, ठीक है ना, इन्हीं में से एक होगा। ऐसा कुछ ऑप्शन हम गेस कर सकते हैं। प्राइमरी कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज द फेसिंग द वर्ल्ड टुडे। बताइए, प्राइमरी कॉजेज, प्राथमिक कारण मतलब मूल कारण जो है उनकी बात कर रहे हैं, वो ग्लोबल वार्मिंग के क्या हैं? इज द फेसिंग द वर्ल्ड टुडे। अच्छा, ओके थोड़ा सा कुछ आगे पीछे हुआ है आई थिंक ये टेक्स्ट यहाँ पर। कोई नहीं, मैं बता देता हूँ आपको। ग्लोबल वार्मिंग इज वन ऑफ द बिगेस्ट एनवायरमेंटल ब्लैंक दिया है, फेसिंग द वर्ल्ड टुडे ये पार्ट यहाँ पर होना चाहिए। प्राइमरी कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, हाँ अब आर आ करके आएगा, ग्रीन हाउस गैसेज सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन इनटू द एटमॉस्फेयर, ठीक है ना। अच्छा हाँ, द प्राइमरी, द यहां पर आना चाहिए। द प्राइमरी कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज, अच्छा यहां पे मैं थोड़ा सा अगर आपके लिए ऐड कर दूं इसको, तो ये कुछ ऐसा होगा। द प्राइमरी कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ऐसा होगा, ब्लैंक लगाया गया है और इसी की बात यहां पर कर रहे हैं। द प्राइमरी कॉज, कॉज है, कॉजेज नहीं है, इसीलिए इज लगा हुआ है, ठीक है ना। द प्राइमरी कॉज ऑफ, ऐसा होगा यहां पर। द प्राइमरी कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ब्लैंक दिया है, और इसके बाद जो पोर्शन आएगा ना वो आएगा हाँ ऑफ करके ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस। तो अब इसको अगर आप गैस कर पाओ, ग्रीन हाउस गैसेस, तो देख लो प्राइमरी कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस का क्या चीज? अब ग्रीन हाउस गैसेस का क्या है, मैं आपको ऑप्शंस अगर दिखाऊं ना तो आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा ये।
देखो ऑप्शंस के थ्रू अगर आप इसको समझोगे तो आपको थोड़ा सा सिचुएशन समझ में आ जाएगी, वो टेक्स्ट थोड़ा सा आगे पीछे हुआ है। ग्लोबल वार्मिंग इज वन ऑफ द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटीज, चैलेंजेस, कॉन्सिक्वेंसेज या बेनिफिट्स। अब आप खुद गेस करो, ग्लोबल वार्मिंग जो है सबसे बड़े कॉन्सिक्वेंसेज में से एक है, अपॉर्चुनिटीज में से एक तो नहीं है, बेनिफिट्स में से भी एक नहीं है। कॉन्सिक्वेंसेज का मतलब होता है परिणाम, रिजल्ट, तो रिजल्ट्स में से नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग जो है वो सबसे बड़े चैलेंजेस में से एक है, ठीक है ना। फर्स्ट का ऑप्शन होगा चैलेंजेस वाला, चैलेंजेस में से एक है। 22 में देखो, अब जो ऑप्शन मैंने अभी आपको यहाँ लिखा था, द प्राइमरी कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज, प्राइमरी कॉज जो है ग्लोबल वार्मिंग का वो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन है, रिफ्लेक्शन है। एमिशन मतलब होता है उत्सर्जन, उत्सर्जन का मतलब होता है निकलना, ग्रीन हाउस गैसेस का बाहर निकलना। एब्जॉर्ब मतलब होता है सोखना, शोषण होना, मतलब सोख लेना, हिंदी में लिख लेते हैं ऐसे। कंडक्शन, कंडक्ट कराना। एंड रिफ्लेक्शन, ये भी ऑप्शन हम श्योर नहीं है, ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन होगा, ठीक है ना, उत्सर्जन निकलती है बाहर, वो मेन कॉज बनता है। These gases trap heat from the sun, ये सन की जो गर्मी है उसको ट्रैप कर लेती हैं, causing us temperature to rise। फिर लिखा हुआ है द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग आर वाइड स्प्रेड। अब कैसे इफेक्ट्स हैं, ये जो आर आया वो इफेक्ट्स के लिए आया, कैसे इफेक्ट्स, नेगेटिव इफेक्ट्स, पॉजिटिव इफेक्ट्स, न्यूट्रल इफेक्ट, नेग्लिजिबल इफेक्ट्स। ग्लोबल वार्मिंग के जो प्रभाव हैं इंक्लूड मोर फ्रीक्वेंट एंड सीवियर वेदर इवेंट्स, राइजिंग सी लेवल्स एंड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। नुकसान हो रहा है बायोडाइवर्सिटी का, मतलब जैव विविधता जिसको बोलते हैं। तो ऑब्वियसली अगर आप देखोगे मौसम के इवेंट्स पे जो सीवियर मतलब घातक प्रभाव पड़ रहा है, वो सब बताने के लिए काफ़ी है कि जो इफेक्ट्स हैं ना वो निगेटिव हैं, पॉजिटिव इफेक्ट्स नहीं हैं ग्लोबल वार्मिंग के। तो 23rd का ऑप्शन नंबर फर्स्ट शुड बी द करेक्ट आंसर। यहां देख लो, मैनी गवर्नमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस हैव इम्प्लीमेंटेड, ब्लैंक लिखा है, ओके इम्प्लीमेंटेड, क्या चीज इंप्लीमेंट की है, सब्सिडी इंप्लीमेंट की है, सहायता। आई एम श्योर समझ में आ रहा होगा कि ये तो नहीं है सब्सिडीज। सैंक्शन, सैंक्शन करना मतलब किसी चीज की अनुमति देना। तो सैंक्शन भी नहीं होगा। बहुत सारी गवर्नमेंट्स ने या ऑर्गेनाइजेशंस ने इम्प्लीमेंट की है, मतलब लागू की है। इम्प्लीमेंट का मतलब ये ध्यान रखना, लागू करना। इम्प्लीमेंट किसको आप कर सकते हो, सहमति को इम्प्लीमेंट करते नहीं है, सहायता को इम्प्लीमेंट करते नहीं है। रिस्ट्रिक्शंस, हाँ रिस्ट्रिक्शंस को, पॉलिसीज को क्या इंप्लीमेंट किया हुआ है, देखो एमिशन यहां पे मेंशन किया गया है, ग्रीन हाउस गैस का एमिशन। ठीक है, अच्छा आई थिंक यहां भी टू रिड्यूस पॉलिसीज, हाँ ये वाला जो पार्ट है ना, टू रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग, ये यहां पे आएगा। इम्प्लीमेंटेड ब्लैंक होगा, ये एक्चुअली ऐसे है 21, 22, 23, 24, 24 में ये है इम्प्लीमेंटेड, ब्लैंक दिया है। इम्प्लीमेंटेड ब्लैंक दिया हुआ है। हाँ मैं कोशिश ये करूंगा कि अभी जब आपके पास पीडीएफ इसका पहुंचे ना तो थोड़ा सा उसमें चीज़ें अपडेट कर दूंगा, ठीक है ना। इसको करेक्ट करके मैं आपके लिए पीडीएफ में भेज दूंगा, तो आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा वो चीज़ें। ब्लैंक लिखा है टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन। अब इम्प्लीमेंट किया गया है क्या चीज़, तो अब आपको ये समझ में आएगा क्या चीज़ इम्प्लीमेंट की गई है। तो पॉलिसीज, रिस्ट्रिक्शंस रिड्यूस करने के लिए नहीं इंप्लीमेंट किया गया। ये इसलिए भी आपको नहीं सही है क्योंकि ये टू रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग, ये जो पार्ट है वो यहाँ पर होना चाहिए,
ठीक है ना। एंड फिफ्थ वाला जो होगा ऑप्शन, इंडिविजुअल्स कैन ऑल्सो प्ले अ रोल इन बाय मेकिंग इन ग्लोबल वार्मिंग, यहां पे पार्ट यहां से शुरू होगा, ये वाला पार्ट अगर यहां से हटा दिया जाए, ये टू रिड्यूस, तो यहां से इन इंडिविजुअल्स मतलब छोटे, मतलब गवर्नमेंट ने तो पॉलिसीज इंप्लीमेंट की ही हैं, लेकिन हर एक पर्सन की भी अपनी जिम्मेदारी बनती है। इंडिविजुअल्स भी अगर चाहें तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं इन ग्लोबल वार्मिंग बाय मेकिंग स्मॉल चेंजेस। ग्लोबल वार्मिंग को क्या करने में, एक्सरबेटिंग मतलब होता है और खराब करना, बैड करना मतलब वर्स कर देना, सिचुएशन को और खराब करना, उसके लिए आता है एक्सरबेटिंग। सस्टेन करना मतलब बनाए रखना, तो बनाए रखने वाला लॉजिक होगा नहीं ऑफ कोर्स, ग्लोबल वार्मिंग को बनाए रखना ये भी नहीं होगा। एक्सपेंडिंग फैलाना, और मिटिगेटिंग मतलब होगा कम करना, रिड्यूस करना। तो करेक्ट आंसर बनता है रिड्यूस करने वाला, ठीक है ना। अगर हम लोग भी चाहें, इंडिविजुअल्स भी, गवर्नमेंट ने तो पॉलिसीज बनाई हैं, इंडिविजुअल भी अगर चाहें तो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं ये मिटिगेट करने में, रिड्यूस करने में ग्लोबल वार्मिंग को, बाय मेकिंग स्मॉल चेंजेस टू देयर डेली हैबिट्स सच एज रिड्यूसिंग देयर एनर्जी कंजम्पशन एंड ड्राइविंग लेस ड्राइव करें या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ठीक है ना। मतलब लेट पोल्यूटेंट वाले, जिसमें पोल्यूटेंट नहीं होते, ऐसे लेस पोल्यूशन वाले, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा चेंजेस मैं करके भी आपके लिए पीडीएफ में मेंशन कर दूंगा, बाकी प्रैक्टिस आप ज़रूर कर लीजिएगा इनकी। इसी क्वेश्चन को एक बार फिर से सॉल्व कर लेना तो आसान हो जाएगा, ठीक है। ये हैं 25 क्वेश्चंस जो इस बार आए थे आपके क्लोज टेस्ट में, या फिर पूरे के पूरे पैसेज की बात करें तो रिवीजन जरूर कर लेना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस, ठीक है ना। चलिए कोशिश करूंगा ये चेंजेस जो गड़बड़ियाँ आज हुई हैं इस पेपर में वो अगले किसी एडिटिंग में ना हो, ठीक है। चलिए थैंक यू वेरी मच जुड़ने के लिए, ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी के एग्जाम्स के लिए, टेक केयर, प्रैक्टिस करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।